नमस्कार, सलाम, आदाब। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी पे। आप लोगों के लिए आज से क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम आज से शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला यूनिट, जो जीवों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो आज हम पढ़ेंगे कोई भी जीव, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कैसे अपने संतान को जन्म देता है। तो किसी भी जीव के द्वारा संतान जन्म देने की जो प्रक्रिया है, प्रोजेनी को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, यह कहलाता है रिप्रोडक्शन। जीव चाहे एक कोशिका वाले हो या बहुकोशिकीय हो, सभी में प्रजनन होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक क्रिया है। कोई भी जीव यदि अपने वंश को पृथ्वी पे कायम रखना चाहता है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन एक आवश्यक क्रिया है। यदि वो रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में जीव का जनसंख्या पृथ्वी पे कायम नहीं रह पाएगा। ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके दो मेथड हैं। एक है अलैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन आज हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन साथी पे। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी जो चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में, जिसको कह देते हैं जीवों में प्रजनन, यानी जीव जो है प्रजनन कैसे करता है। जीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव जो संतान उत्पन्न करता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जीवों के द्वारा न्यू ऑफ स्प्रिंग बोले तो संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो जीवों के द्वारा जो संतान उत्पन्न करने की क्रिया है, यह प्रजनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो न्यू लाइफ
को प्रोक्रिएट करता है, प्रोक्रिएट करता है, करता है। प्रजनन जीवों का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे जैविक क्रिया कहते हैं। जैविक क्रिया रिप्रोडक्शन जीवों के लिए इसेंशियल है, क्योंकि जीव अपना पॉपुलेशन, जनसंख्या कायम रखता है रिप्रोडक्शन क्रिया के द्वारा। इसीलिए जीवों में रिप्रोडक्शन इसेंशियल हो जाता है, आवश्यक है। तो रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, एक अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और ये अलैंगिक जनन। जनन और ये लैंगिक जनन। तो ये जनन की प्रमुख दो विधि हुई, जिसमें हम इसके और कई टाइप्स आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आज जो पढ़ने के लिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन, और उसके बाद जीवों में लाइफ स्पान के बारे में कि कोई भी जीव जो है पृथ्वी पे कितने समय तक जीवित रह पाता है, क्योंकि पृथ्वी पे जितने सभी सजीव हैं सभी का लाइफ स्पान जो है फिक्स है, निश्चित समय है सभी का। प्रजनन जीवों की मूलभूत विशेषता है, जिससे जीव अपने ही जैसे बच्चों का निर्माण करता है, यानी नए जाति को जन्म देता है, और जिससे उसकी प्रजाति जो है अर्थ पे कायम रहता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है जरूरी क्रिया है, आवश्यक क्रिया है। यह एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो याद रखना है, रिप्रोडक्शन जो है जीवों का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टी है। सभी जीवों में रिप्रोडक्शन होते हैं उसके वंश को कायम रखने के लिए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ रिप्रोडक्शन का। अब जो पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर के हिसाब से वो है रिप्रोडक्शन यानी लाइफ स्पान। रिप्रोडक्शन तो चैप्टर हुआ और उसमें में पढ़ने के लिए पहले है जीवों में लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब होता है कोई भी जीव जब से जन्म लिया, यानी जब उसका बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर के बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक का जो अवस्था है यह कहलाता है लाइफ स्पान। जीवों में जो जीवन काल है लाइफ स्पान जिसको कहते हैं, वो उसके जन्म से मरने तक के बीच के अवधि को लाइफ स्पान कहते हैं। तो किसी जीव को जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो अवधि होगा यही कहलाएगा लाइफ स्पान, यानी बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है यह समय कहलाता है लाइफ स्पान। तो जितने भी पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी का एक फिक्स लाइफ स्पान है। सभी में जो है लाइफ स्पान की क्रिया होती है।
सभी जीव एक निश्चित समय के बाद जो है मर जाते हैं। अलग अलग जीवों में लाइफ स्पान अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका लाइफ स्पान जो है अलग अलग होता है। कुछ पृथ्वी पे ऐसे भी जीव है जो एक दिन से लेकर के कई 100 वर्ष तक जो है पृथ्वी पे कायम रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो केवल एक दिन ही उसका लाइफ स्पान है, यानी वो पृथ्वी पर एक दिन ही सरवाइव कर सकता है। यदि लाइफ स्पान की बात करें तो मे फ्लाई का जीवन काल जो है एक दिन होता है। मे फ्लाई एक ऐसा मक्खी है जिसका जीवन काल केवल एक दिन होता है। बटरफ्लाई जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, बटरफ्लाई, जिसका जीवन काल हम देखें तो 1 से 2 सप्ताह के बीच जो है 1 से 2 सप्ताह इसका जीवन काल होता है। यदि फ्रूट फ्लाई जिसको फल मक्खी कहते हैं की बात करें तो इसका जीवन काल जो है 4 मंथ यानी 4 महीने जो है इसका जीवन काल होता है। इस तरह से रोज जो गुलाब होता है इसका जीवन काल देखें तो 10 ईयर इसका जीवन काल है। क्रॉ कौवा इसका लाइफ स्पान 15 साल। बनाना केला इसका जीवन काल होता है 25 वर्ष। और काऊ का जीवन काल देखें तो इसका भी जो है 25 ईयर। और डॉग का भी जीवन काल 25 ईयर। क्रोकोडाइल का भी लाइफ स्पान देखे तो इसका जो है 60 ईयर। हॉर्स इसका जीवन काल 50 वर्ष। ये एक अबाउट यानी लगभग वाला समय होता है। ये फिक्स नहीं कि ये 50 वर्ष या रोज जो है 10 वर्ष, ये थोड़ा बहुत जो है घट बढ़ सकता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, बायोलॉजिकल डेटा है तो वो वेरी कर सकता है। अब है एलिफेंट की यदि बात करें तो एलिफेंट का लाइफ स्पान हो जाता है 75 यानी 75 साल। और पैरोट जिसका लाइफ स्पान 140 साल। और टॉर्टोइज कछुआ की यदि बात करें तो इसका जीवन काल हो जाता है 150 साल। एक 150 यह इसका जीवन काल है। और बनियान ट्री तो इसका 200 से 300 ईयर हो जाता है। और एक सिकोया ट्री इसका जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष होता है। ये कुछ जीव है और जिसका अलग अलग जीवन काल है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें बटरफ्लाई, मे फ्लाई, यदि मे फ्लाई को देखें तो 1 रोज ही उसका जीवन काल है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक। फ्रूट फ्लाई 4 मंथ। रोज का 10 साल। क्रॉ का 15 साल। बनाना का 25 साल। कौ का 25 वर्ष। डॉग का भी 25 वर्ष है।
और क्रोकोडाइल का 60 वर्ष हो जाता है। आगे है हॉर्स का जो है 50 साल होता है और एलिफेंट का 75 साल। इस तरह से ढेर सारे अलग अलग जीवों का लाइफ स्पान है जो याद रखना है। पैरोट का 140 साल और टॉर्टोइज का 150 साल। बनियान ट्री का हो गया 200 से 300 वर्ष और सिकोया एक ट्री है जिसका 3000 से 4000 जो है लाइफ स्पान हो जाता है। ये जीवों का लाइफ स्पान है, ये आपको याद रखना है, अलग अलग जीव का लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान से बताए कि जीवों का वह टाइम यानी पीरियड जिसमें जीव यदि जन्म लेता है और उसके नेचुरल डेथ यानी जो मरने का समय होता है वह कहलाता है उसका जीवन काल। तो सभी जीवों का जीवन काल जो है फिक्स होता है, यानी पृथ्वी पे जितने सारे जीव हैं सभी जीव का जीवन काल एक सर्टेन टाइम ही होता है कि वो उतना दिनों तक ही जीवित रह सकता है। तो यही बताए कि पृथ्वी यानी किसी भी जीव का जो है जीवन काल एक दिन से कई हजार वर्ष तक हो सकता है। तो ये मे फ्लाई का जीवन काल जो है एक दिन होता है और एक ही दिन में ये अपना सभी जो है क्रिया कर लेता है। और कुछ जो है दूसरा एनिमल भी है जिसमें दिया गया है यहाँ पे कछुआ, जिसका 100 से 150 के बीच जीवन काल होता है। अब ये कुछ डायग्राम से दिखाया गया, जैसे एलिफेंट में आपको बताया कि एलिफेंट का जो है जीवन काल कितना होता है। उसके बाद जैसे 75 ईयर, उसके बाद रोज का बताए, फ्लाई का, क्रॉ का, ये अलग अलग कुछ जीव है जिसमें इसका जो है जीवन काल ध्यान रखना है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और इतना जो है आपको याद रखना है। चलिए अब हम समझते हैं जीवन के अलग अलग फेज के बारे में, यानी अवस्था के बारे में। जैसे कोई जीव का जब जन्म होता है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहली अवस्था कौन सा है जब जन्म हुआ, तो जिसको यौवन अवस्था कहते हैं, जुवेनाइल फेज। और दूसरा अवस्था है परिपक्वता फेज, तीसरा है बुढ़ापा और चौथा है मृत्यु। ये जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, स्टेज हैं और ये आपको याद रखना है। किसी भी जीव का जीवन काल जो है पूरा जीवन चक्र यानी जीवन काल 4 स्टेज में बटा हुआ है। पहला है यौवन अवस्था, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है बुढ़ापा और चौथा हो जाता है मृत्यु। तो ये अलग अलग जीवन की अवस्थाएं, मुख्यतः 4 अवस्थाएं में जीवन को बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं यौवन अवस्था, जिसको जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। तो इस अवस्था के दौरान जीव में प्रजनन करने की क्षमता विकसित होती है। जैसे बच्चा जन्म हुआ, जन्म के बाद जो है जब एडोलसेंस आता है, यानी वह एडोलसेंस के बाद इसमें जो है प्रजनन क्षमता आता है। तो ये जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो रहा होता है तो वो अवस्था कहलाता है जीवों का जुवेनाइल फेज। तो प्रजनन क्षमता जिसमें विकसित होगा वो अवस्था जुवेनाइल फेज याद रखना है। अब दूसरा है मैच्योरिटी फेज। इस दौरान प्रजनन की क्रिया जीव कर सकते हैं। इससे पहले बताए जुवेनाइल फेज जिसमें जीव जो है प्रजनन के लिए प्रिपेयर होंगे यानी तैयार होंगे। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा जुवेनाइल फेज में। अब दूसरा जो फेज है जिसको मैच्योरिटी फेज कहते हैं, मैच्योरिटी फेज परिपक्वता अवस्था, इसमें जीव जो है वो प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए लिखे इसमें प्रजनन जो है शुरू हो जाता है इस फेज में। और तीसरा है बुढ़ापा, जिसको एजिंग या सेनेसेंस भी कहते हैं। इस फेज में जीवों में होने वाले जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो उम्र बढ़ने से जीवों में होने वाली जो प्रगतिशील क्रियाएं होती है वो कम होने लगता है, गिरावट आने लगती है। उम्र बढ़ने से अंतिम जो है अपरिवर्तनीय अवस्था बुढ़ापा होता है। इसके बाद जो है यानी पहला जुवेनाइल, दूसरा मैच्योरिटी और तीसरा जो है बुढ़ापा आ जाता है। तो इसमें जो कार्य करने की क्षमता है जीव का, जो और भी क्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे इस अवस्था में स्लो हो जाता है। तो ये जो है बुढ़ापा कहलाता है। अब है लास्ट फेज
जो कि मृत्यु है, यानी जीवन का सबसे अंतिम चरण। तो बुढ़ापा अंततः मृत्यु की ओर ले जाती है, यानी जब बुढ़ापा आ जाता है इंसान का, उसके बाद जो है वो आदमी या कोई भी जीव मर जाते हैं। एक चरण दूसरे चरण के परिवर्तन आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों निर्धारित होता है। जीवन की ये सभी अवस्थाएं जेनेटिकली तो प्रभावित होते ही हैं, जेनेटिकली यानी आनुवंशिकी रूप से, लेकिन वातावरण का भी हमारे जीवन काल पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा लाइफ स्पान है ये दोनों चीजों से प्रभावित हो रहा है, एक इन्वायरमेंट से यानी वातावरण से, और दूसरा हमारा जेनेटिक मेकअप जो है, जो आनुवंशिकी संरचनाएं हैं उससे। तो जीवन की प्रमुख 4 अवस्थाएं पढ़े। पहला बताए जुवेनाइल फेज, दूसरा मैच्योरिटी, तीसरा एजिंग या सेनेसेंस, और चौथा बताए डेथ यानी मृत्यु। पहला जो जुवेनाइल फेज था, इसमें जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। और दूसरा बताए मैच्योरिटी फेज, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी के बाद वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है, तब जो है नए प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा बताए सेनेसेंस फेज, बुढ़ापा अवस्था। इस अवस्था में जीवों में होने वाले जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे स्लो पड़ जाता है, कम हो जाता है। और चौथा जो है डेथ, बुढ़ापा का जो लास्ट फेज, उसके बाद जीव का मृत्यु हो जाएगा। अब इसके बाद है जो इससे पहले हम देखे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है जो बताए हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन में बताए कि जीवों के द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो यह एक जैविक क्रिया भी है जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जीवों का एक जैविक क्रिया हो जाता है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है। तो वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है उसे कह देते हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। अब रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है, यानी कोई भी जीव प्रजनन क्यों करना चाहता है, तो उसका पहला उद्देश्य है जीव अपने प्रजनन के द्वारा जो है अपने प्रजाति को लगातार कंटिन्यूअसली पृथ्वी पे कायम रखना चाहता है, यानी स्पीशीज के कंटिन्यूटी के लिए, यानी अपने जाति को कायम रखने के लिए जो जीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज यानी प्रजातियों की निरंतरता, ये याद रखना है, निरंतरता, जिसके यानी ये सभी जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा ही है। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है जीव अपने जाति को पृथ्वी पे कायम रखता है। दूसरा पर्पस है जनसंख्या को बना करके रखना। पृथ्वी पे जो जीव है वो रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि उसका जनसंख्या जो है पृथ्वी पे कायम रह सके। तो पृथ्वी पे जितने सारे जीव हैं अपने जनसंख्या के संगठन यानी जनसंख्या को कायम रखने के लिए, तो याद रखना है जनसंख्या बनाए रखता है जीव। तो जनसंख्या को बनाए रखने के लिए सभी जीव रिप्रोडक्शन करता है। और क्या, उसके बाद जो है जीवों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये भिन्नताएं हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है। और एक उद्देश्य हो जाता है अपने अस्तित्व पृथ्वी पर जीवों यानी जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। कोई एक जीव अपना अस्तित्व बनाया रखना चाहेगा तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो यदि रिप्रोड्यूस नहीं भी करेगा तो भी उसका खुद का अस्तित्व पृथ्वी पे बना रह सकता है, लेकिन उसका जो आगे वाला आने वाला जो जनरेशन होगा वो पृथ्वी पे कायम नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं। जैसे यदि कोई फैमिली है उसका 2 बेटा है और 2 बेटा में से एक का शादी हुआ तो उसके बच्चे होंगे, लेकिन एक शादी नहीं करते हैं उसके तो बच्चे होंगे नहीं। तो इसी तरह से यदि जीव जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसके आने वाले जो जनरेशन होंगे वो पृथ्वी पे नहीं आ पाएंगे और पृथ्वी पे जीव का अस्तित्व कायम नहीं रह पाएगा,
क्योंकि जो पहले से जीव होंगे वो कुछ समय बाद जो है यदि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय बाद उसका जब जीवन काल पूरा हो जाएगा तो वो मर जाएंगे। तो जीवन काल जैसे पूरा हुआ तो वो मर गए, तो उसके बाद वो रिप्रोड्यूस किए ही नहीं थे कि उसका वंश यानी उसके जो जाति होंगे, उसके प्रजाति के जो जीव होंगे वो पृथ्वी पे रह पाएंगे। तो इस वजह से जीवों में रिप्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि जीव रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसका जो आने वाला जो वंश है, जनसंख्या है, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उसका लाइफ स्पान पूरा होगा तो वो रिप्रोड्यूस किया ही नहीं कि अब आने वाले समय में उसका जनसंख्या जो है पृथ्वी पे मेंटेन रहेगा। अब कुछ बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन के, तो रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर ध्यान देना है। कोशिकाओं में वृद्धि होती है। रिप्रोडक्शन जब जीव करेगा तो कोशिका पहले उसका ग्रोथ करेगा और तब जाकर के वो डिवाइड करेगा, तो कोशिका विभाजन होगा, वृद्धि होगा तो विभाजन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन यानी किसी सेल के अंदर जो अनुवांशिकी पदार्थ अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, दुगुना होगा, तभी जाकर के उसका रिप्रोडक्शन जो है संभव होगा, क्योंकि तभी वो सेल डिवाइड करेगा। जब तक सेल में डिवीजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन जो है नहीं हो सकता है। तो सेल डिवाइड करेगा, तो सेल में जब डिवीजन होगा तो वो आगे नए सेल को जन्म देगा। और प्रजनन इकाई यानी जिसको हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्रजनन इकाई जिसको गैमीट को कहते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये एक प्रकार का सेल है, उसका निर्माण होता है। तो और वो उन दोनों के मिलने से जो है जो नए जीव जैगोट बनता है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सभी चीजें रिप्रोडक्शन के प्रकार को लेकर के अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में हम, जिसमें डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में। यानी रिप्रोडक्शन जो 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। आज बस इतना ही रखते हैं, चलिए आज के लिए